Today I brought MCQ list of chapter rural development, and this video is very important for you all students, because I have tried to cover the entire chapter in through this video. And you know that if we talk about the entire chapter, there are so many things which are not as much important as they have been considering, but according to exams point of view, only certain parts are to be picked out for your term 1 examination. So I have picked all of that things which are very necessary, so don't wasting not much more time, let's begin with that. तो मैंने सारा चैप्टर कवर किया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो से ले पाएं. सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट. So it's a continuous and comprehensive and socio-economic process that works for the all aspects, for the development of the all aspects of the rural life. तो इसमें ये मीनिंग कवर किया है. अब बात ये है कि जितना भी आपका बुक का कंटेंट है वो सारा का सारा दे विल बी पुटिंग थ्रू मीन्स ऑफ MCQs. तो अब MCQs का वेटेज भी आपको पता है अच्छा खासा है, तो वी कांट इग्नोर देम. तो हमें कंटेंट से ही MCQs निकालने हैं. तो इसमें जो है मीनिंग है. उसके बाद अगर मैं प्रोसेस की बात करूं रूरल डेवलपमेंट की, तो उन्होंने प्रोसेस को मतलब कि किस तरह से रूरल डेवलपमेंट का प्रोसेस चला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया ह्यूमन रिसोर्सेज का. देन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया. ठीक है, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन ह्यूमन को ही डेवलप करा कि उसको टेक्निक्स बताई जाए, मैक्सिमम उनको नॉलेज प्रोवाइड करी जाए कि कल्टीवेशन कैसे होती है या मैक्सिमम प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर में जो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी या फिर उनको और भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई. देन रूरल क्रेडिट क्या है, इसके ऊपर MCQ बनता है. रूरल क्रेडिट क्या है कि रूरल क्रेडिट होता है the time the requirement, there is a strong need of the credit by the farmers. Why they need, there is a strong need, क्यों है, because there is a time lag between the production of the between the sowing of the crops and the रियलाइजेशन ऑफ द इनकम. जिस दिन उन्होंने बीज लगाए और उससे रियलाइजेशन, उसको बेच के जो पैसा आएगा, उसमें बहुत लंबा टाइम गैप है. अब उस दौरान वो क्या करे फार्मर, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो बैठा हुआ है. तो he is not able to do anything. That's why he needs some rural credit. So on the other hand, he can go for and buy more crops and grow more crops in between. So this is basic, इसका MCQ बन सकता है. उसके बाद आप चलेंगे सोर्सेज. अब किस तरह से उसको सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज हैं कि वो अवेलेबल कर सकता है अपने रूरल क्रेडिट को. एक है हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. नॉन इंस्टीट्यूशनल वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये वो वाले सोर्सेज हैं जहां पे कोई आपका इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई आपका बैंक नहीं है. मतलब ये लोग कौन है, ये लोग मनी लेंडर्स कौन से हैं. जो मनी लेंडर्स हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके जो दैट इज रिच लैंडलॉर्ड्स हो सकते हैं, आपके ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स हो सकते हैं. अब बारी आती है कि ये आपको MCQs की फॉर्म में आ सकता है कि कौन आते हैं इसके अंदर. कोई एक ऑप्शन आ सकती है जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा, चारों में से कोई दिया, मतलब एक दिया होगा, 3 कोई और दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 4 या 5 हमारे नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज. अब चलेंगे नेक्स्ट MCQ की तरफ. नेक्स्ट MCQ बन सकता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. अब नाम से ही पता लग रहा है इंस्टीट्यूशन मीन्स सम ऑर्गेनाइजेशन. तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में हमारे बैंक्स,
कौन कौन से बैंक्स? रीजनल रूरल बैंक्स। ये वो वाले बैंक्स थे जो डेवलप किए गए जहां पे कोई बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो रही थी। वो वाले रूरल एरियाज, वो वाले आउटस्कर्ट्स एरियाज, वो वाले विलेज एरियाज जहां पे कोई बैंकिंग फैसिलिटी लोगों के पास नहीं थी, ये थे वो रीजनल रूरल बैंक्स। उसके बाद है हमारा कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक आप सब जानते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICI, ये सारे कमर्शियल बैंक्स के अंडर आते हैं जो प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट टू द फार्मर। नेक्स्ट हमारे आते हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट। अब कोऑपरेटिव क्रेडिट का मेन मोटो क्या था? they are with the main motto because they want to get out the farmer from the clutches of the greedy money lenders. That why they came into they are formed। और उसके बाद हमारे आती है गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर नोन एज टेकवी, TACCAVI लोन्स, टेकवी लोन्स। ये भी MCQ बनता है, ठीक है। उसके बाद एंड दे आर लेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी लाइक फैमिन, फ्लड एक्सेट्रा बाय द गवर्नमेंट। एंड उसके बाद हमारे आते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर अगेंस्ट मोर्गेजिंग देयर लैंड्स। उनकी लैंड रख के ये लोग लोन प्रोवाइड कर देते थे फार्मर्स को। उसके बाद हमारा आता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज NABARD। इट इज टॉप मोस्ट बैंक। Topmost mean apex bank, apex mean topmost. So it is an apex bank for coordinating the various functions of the various financial institutions। तो बाकी सारे जो भी financial institutions थे उनको सबको coordinate की, उनकी functioning को coordinate कौन कर रहा था? One is that bank is NABARD। and NABARD वो बैंक था जिसने प्रमोट किया द क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, लाइक दीज आर द कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक्स, इन सारे बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को। और उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट आए वो आए SHG, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये बेसिकली अमर्ज हुए फॉर प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो मीन स्मॉल छोटे छोटे अमाउंट का फाइनेंस अगर किसी फार्मर को रिक्वायर्ड है तो SHG ग्रुप्स। और बाय मार्च 2012 43 लाख SHG ग्रुप्स वर फाउंड। सो इसका MCQ भी बन रहा है अब यहाँ पे कि SHG ग्रुप किसके लिए थे? बेसिकली दे आर इमर्ज फॉर माइक्रो फाइनेंस। ये MCQ बन रहा है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, एक हमारे पास था तानवा, TANWA। दिस इज दिस द फुल फॉर्म आ सकती है तानवा की, इट्स तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। व्हाई दिस प्रोजेक्ट इज इनिशिएटेड टू ट्रेन वुमेन इन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, कि वुमेन को ट्रेन किया जाए एग्रीकल्चर टेक्निक्स के अंडर। सो दीज आर वुमेन्स आर फॉर्मिंग फार्म वुमेन ग्रुप्स विच फंक्शन लाइक SHG। तो ये भी आपका MCQ तैयार हो रहा है। उसके बाद आप आएंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ये भी MCQ बन रहा है कि मार्केटिंग क्या है। अब देखिए मार्केटिंग जो है एक फिर से एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखिए कितनी चीजें आ गई। दैट इन्वॉल्व असेंबल करना, स्टोरेज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को स्टोर करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, पैकिंग करना, ग्रेडिंग करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका MCQ पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास आता है कि किस तरह से आप मेजर्स करते हैं, लेते हैं कि आप इम्प्रूव कर सकें आप अपनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑल्सो एंड एज पर MCQs बहुत सारे कवर होंगे इसके अंदर। अब आप सुनिए ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रेगुलेटेड मार्केट। उन्होंने रेगुलेट मार्केट कर दी जहां पे रोज के रोज जो सामान आएगा वो अपना जो फार्मर है अपना जो प्रोडक्शन का सामान है, क्रॉप्स हैं, वो रख सकता है ऑर्डरली और स्टोरेज कर सकता है और बेच सकता है। तो दिस measure was regulation of the market to create orderly and transparent market condition।
have been organized with a view to protect the farmer for malpractices। जो प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली ये लेकर आए कि सेलर्स जो थे वो बहुत माल प्रैक्टिसेस करते थे अगेंस्ट द फार्मर, तो उसके लिए बेसिकली रेगुलेटेड मार्केट आई। उसके बाद और क्या किया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। उसके बाद एमएसपी आया, एमएसपी का एमसीक्यू बन रहा है, minimum support price। This is what, this is a offer price given by government that government is ready to buy your the farmers agricultural production at the minimum support, at the minimum price, so that farmers should not be feel like कि उनका सामान पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा या किस रेट पे बिकेगा। तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए, फार्मर को सेफ गार्ड करने के लिए गवर्नमेंट इज विलिंग टू बाय द ग्रेन्स एट दिस प्राइस। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसके बाद चलिए स्टूडेंट्स बफर स्टॉक पे आ जाए। बफर स्टॉक होता है कि जब आप सरप्लस प्रोडक्शन कर लेता है फार्मर। अब वो सरप्लस प्रोडक्शन किस लिए होती है कि अब फार्मर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और इस प्रोडक्शन का बेसिक यूज होता है शॉर्टेज में। जब शॉर्टेज होती है तो बफर स्टॉक ही काम आता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है दैट इज एफसीआई, ये परचेज कर लेती है गेहूं मीन्स व्हीट एंड राइस एट प्रोक्योरमेंट प्राइस टू maintain the buffer stock। So buffer stock is created in the year of surplus production, so and is used during the shortages। so उसके बाद है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये एक फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं जो हेल्प करती हैं वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को to pick the crops or to pick the grains at a very lower price than the market। basically इसमें केरोसिन ऑयल, राइस, व्हीट आता है, ठीक है। तो so PDS this system is very good for the weaker section। तो आपने देखा ही होगा राशन कार्ड वगैरह, आप बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा चलता था राशन कार्ड जिनके बने होते थे, दे कैन बाय दिस पीडीएस, गो फॉर दिस पीडीएस सिस्टम, दे कैन अवेल द फैसिलिटी। उसके बाद एमसीक्यू आपका बन रहा है कि आप देखिए जो बेसिकली हमारा जो सारा रूरल एरिया है वो अपने लाइवलीहुड के लिए किस पे डिपेंड कर रहा था, एग्रीकल्चर पे। ये हमें कैसे पता लगता है कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो ये बड़ा बेसिकली ये डेंजरस था। तो इसको मतलब करने के लिए, खत्म करने के लिए कि ऐसा ना हो, अगर एग्रीकल्चर ही नहीं अच्छे से काम करेगा तो लाइवलीहुड खत्म हो गया, तो लाइवलीहुड ही खत्म हो गया तो पीपल विल गोइंग टू एंड देयर लाइफ इन स्ट्रेस। तो अब क्या होता है कि उसको डाइवर्सिफाई किया गया एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज को, ताकि लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग हायर लेवल ऑफ इनकम अर्न कर सकें। तो डाइवर्सिफिकेशन जो कि 2 तरह की थी, वन इज अ क्रॉप प्रोडक्शन कि ऑल क्रॉप्स आप प्रोड्यूस करें, और उसके बाद कैश क्रॉप, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे जाना था। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी करी जाए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज और भी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को भी प्रमोट किया जाए। उसके बाद आपके पास नॉन फार्म एरियाज में क्या क्या आ गया, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग आप जब ब्रीडिंग एंड रेजिंग करते हैं डेयरी एनिमल्स की, सो दैट यू कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मिल्क फ्रॉम देम। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन फ्लड का। ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट रेवोल्यूशन, and it was started by National Dairy Development Board NDDB in 1970। it was developed in 1970, पता होना चाहिए आपको। तो ये आपको पता है कि जो सक्सेस स्टोरी कौन सी थी, जो इफेक्टिव एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव्स में जो जिसने रिकॉर्ड किया था वो था गुजरात। गुजरात was a success story in efficient implementation of milk cooperatives। So this is MCQ again, one of the MCQ। and then India ranked first in the world in milk production, ये भी MCQ बन रहा है।
तो India's milk production increased from 17 million ton in 1950 to 51 to 102.6 million in 2006-7. सो ये भी एक एमसीक्यू है। उसके बाद फिशरीज, आपको पता है फिशरीज क्या होता है? कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिश। तो ये कहाँ पे फेमस था? ये केरला वाली साइड जो है, गुजरात वाली साइड, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फिशिंग चलती थी। द मेन सोर्स ऑफ पीपल्स लाइवलीहुड इज फिशिंग। सो इनकी जो फिशिंग में जो यहाँ पे जो लोग थे, ये वाटर बॉडी को एज अ मदर ट्रीट करते थे, बिकॉज दे आर बेसिकली इनके पास ये जो यही था जो सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो उसमें क्या था, अब आपके पास हॉर्टिकल्चर का एमसीक्यू बन रहा है कि हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या आता है। उसके अंदर आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स। तो आपके पास कोई भी ऑप्शन आ सकती है, आपको टिक करना होता है। जैसे हॉर्टिकल्चर में एरोमेटिक प्लांट्स एंड स्पाइसेस एंड प्लांटेशन क्रॉप्स भी आती हैं। इट्स अ आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग, कि कैसे आप कल्टिवेट करते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड कौन सा था। 1991 से लेके 2003 तक गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड था। तो ये because in this period the planned investment in horticulture became highly productive, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गई। एंड सेक्टर इमर्जेंट सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब लोग बहुत ज्यादा इससे अर्न कर पा रहे थे। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है। तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन टेक्निक सच एज क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ये है इसकी डेफिनेशन। ये ऐसी एग्रीकल्चर थी जिसमें क्रॉप रोटेशन होती है कि बदल बदल के आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसके बाद ग्रीन मैन्योर, खाद आपकी बहुत ग्रीन मैन्योर के नाम से, एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, आपने कि आप उस जो आपकी क्रॉप है उसको पेस्ट, कीड़ा वगैरह ना लगे। तो इस तरह की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है। और हाँ, इसके चैलेंजेस जो बहुत सारे थे कि इट वाज लेस पॉपुलर इतनी नहीं थी। स्टोरेज, मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज की लैग थी, ये चैलेंज था ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर। लो यील्ड, इसकी प्रोडक्शन भी लो थी, एंड शॉर्ट ऑफ फूड लाइफ। एंड उसमें क्या था, इसमें क्या था, आप बहुत ही जो आप ग्रेट क्वालिटी HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज करते थे इसको प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद आपके पास मैंने कोशिश की है कि आपके बहुत सारे MCQs कवर कर पाऊँ, और आई थिंक मैंने अपनी ओर से बहुत सारा मैटर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है इन अ वेरी लेस टाइम। सो डोंट मिस दिस वीडियो, दिस गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप you have liked it, and thank you for watching.